हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द चैप्टर 7 पार्ट 1, जो कि हमारे सब्जेक्ट कैड कैम का लास्ट चैप्टर है। होप आप लोगों ने चैप्टर 6 तक के सारी वीडियोस देख लिए हैं और उसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। कोई भी डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 7 है हमारा, चैप्टर 7 का नेम है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स, अगर हमने कैड कैम पढ़ा है तो रोबोटिक्स पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के एरा में रोबोटिक्स बहुत ही ट्रेंडिंग है और साथ ही साथ रोबोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ भी है इन द स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ एज वेल एज जो भी इंडस्ट्रीज़ में वर्क हो रहा है। तो अगर हम बात करें रोबोटिक्स की, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन कि रोबोटिक्स का क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे वो बना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ लॉज होते हैं, रोबोटिक्स के लॉज भी होते हैं रोबोट्स के, तो वो भी मे बी अगर टाइम होगा तो उसमें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम रोबोट की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ रोबोट? तो रोबोट डिफाइंड, तो सबसे पहले हम रोबोट शब्द की इजाद कहाँ से हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोबोट, वर्ड रोबोट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द सीजेक नॉवेलिस्ट। एक सीजेक नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रोबोट वर्ड का इजाद किया था। उनका नाम क्या था? कैरल कैपेक। तो कैरल कैपेक आप देख सकते हैं, ये उनकी पिक्चर है। तो कैरल कैपेक ने सबसे पहले रोबोट वर्ड शब्द को मार्केट में ले आया, उसका इजाद किया। कब किया था? 1920 में। तो इन 1920 प्ले अ टाइटल रेसम्स यूनिवर्सल रोबोट। तो उन्होंने उस रोबोट का नाम क्या दिया? रेसम्स यूनिवर्सल रोबोट, RUR के नाम से ये प्रचलित हुआ। तो रोबोट इन अ सीजेक इज़ अ वर्ड फॉर सीजेक। अगर हम सीजेक में देखें तो सीजेक, रोबोट इन अ सीजेक इज़ अ वर्ड फॉर वर्कर और सर्वेंट। तो सीजेक एक लैंग्वेज है, तो सीजेक लैंग्वेज में रोबोट का क्या मतलब होता है? रोबोट वर्ड का शब्द का मतलब होता है वर्कर या फिर सर्वेंट। तो रोबोट क्या है? अगर हम मीनिंग की बात करें तो रोबोट एक सीजेक वर्ड है। तो सीजेक वर्ड शब्द का मीनिंग क्या है? वर्कर या फिर सर्वेंट। तो रोबोट का मीनिंग हो जाएगा वर्कर या फिर सर्वेंट। तो अगर हम, ये तो बेसिक हमने बताया कि रोबोट शब्द का क्या मतलब है और रोबोट शब्द सबसे पहले कौन लाया था। अब हम बात करेंगे जो बेसिक डेफिनेशन होगी, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके पूछा भी जाएगा तो कि रोबोट को परिभाषित कीजिए, तो हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो वो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द रोबोट में। तो फर्स्ट, इसके रोबोट जैसे भी कोई भी टॉपिक होता है उसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन होती है। तो हम कुछ डेफिनेशंस इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, एनी मशीन मेड बाय वन आर मेंबर, दैट इज गिवन बाय द RIA। रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने क्या कहा कि रोबोट क्या है? एक कोई भी मशीन है दैट इज मेड अप बाय वन और वन और मेंबर्स। तो या एक से अधिक मेंबर्स से मिलके जो मशीन बनेगी तो वो क्या कहलाएगी? रोबोट। तो ये सिंपल सी एक लैंग्वेज है, एक लाइन की डेफिनेशन दी RI ने। उसके बाद और भी बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन इसके आए, तो मेन डेफिनेशन आगे हम देखते हैं। तो जिसको RI ने एक 1979 में, दैट इज़ रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने क्या डेफिनेशन दी? रोबोट क्या है? रोबोट इज़ अ रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइंड टू मूव मटीरियल्स, पार्ट्स, टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइस। तो क्या है? रोबोट एक रीप्रोग्रामेबल, रीप्रोग्रामेबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें हम बार बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो रोबोट क्या है? एक ऐसी मशीन है जो रीप्रोग्रामेबल है। और उसके बाद ये मल्टी फंक्शनल है। मल्टी फंक्शनल का मतलब ये कई कार्य कर सकती है। मल्टी जैसे बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड, तो इसी तरीके से ये मल्टी फंक्शनल है, कई कार्य कर सकती है।
तो रोबोट क्या है, एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर है जो हम डिज़ाइन करते हैं ताकि मटेरियल हो गया या फिर कोई पार्ट्स हो गया या कोई टूल है या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड डिवाइस है, उसको मूव कराने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी स्थान पे पहुंचाने के लिए हम रोबोट का डिज़ाइन करते हैं जो एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शन मैनिपुलेटर है। ये कैसे करते हैं, थ्रू आ वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशंस, एक वेरिएबल प्रोग्राम मोशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वैरायटी ऑफ द टास्क। तो उसमें प्रोग्राम डाले जाएंगे जो वेरिएबल होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जो मोशन होगा यानी गति होगी रिक्वायरमेंट के आधार पे, यानी कि जो प्रोग्रामिंग होगी वो वेरिएबल होगी, जैसे हम रिएक्ट करेंगे, जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके आधार पे उसका मोशन होगा, उसकी गति होगी, ताकि आपका बहुत सारे टास्क को परफॉर्मेंस दी जा सके। ये किसने कहा, रोबोट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने कहा 1979 में। तो ये बेसिक डेफिनेशन आरआई ने दी थी, आरआईए ने। तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन आईएसओ ने दी थी। आईएसओ ने क्या कहा, एन इंडस्ट्रियल रोबोट इज डिफाइंड एज एन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड reprogrammable multi-purpose manipulator programmable in 3 or more axes। तो एक इंडस्ट्रियल रोबोट, अगर इंडस्ट्री की रोबोट की बात करें, क्योंकि रोबोट बहुत सारे होते हैं, रोबोट घरों पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत घरों के लिए भी इन होम रोबोट्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी होते हैं। तो इंडस्ट्रियल रोबोट की डेफिनेशन आईएसओ ने दी। आईएसओ ने क्या कहा, इट इज़ अ ऑटोमेटिकली कंट्रोल, मतलब खुद से जो कंट्रोल हो, स्वचालित नियंत्रित रीप्रोग्रामेबल मल्टीपर्सनल। रीप्रोग्रामेबल मैंने बता ही दिया है, मल्टीपर्पज़ भी यानी मल्टीटास्किंग मैनिपुलेटर है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज़ प्रोग्रामेबल इन 3 और मोर एक्सिस, जो 3 या 3 से अधिक एक्सिस में प्रोग्राम कर सकती है, घूम सकती है। तो इंडस्ट्रियल रोबोट ये होता है। तो 2 डेफिनेशन, ये बेसिक डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, अपने लैंग्वेज में हिंदी में भी चाहें तो लिख सकते हैं। एंड द फील्ड ऑफ द रोबोटिक्स में बी मोर प्रैक्टिकली डिफाइंड एज द स्टडी, डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ रोबोट सिस्टम। तो रोबोटिक्स को हम कई तरीके से प्रैक्टिकली डिफाइन कर सकते हैं कि हम स्टडी के लिए कर रहे हैं, डिज़ाइन के लिए कर रहे हैं, या उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे रोबोट सिस्टम का। तो अगर हम रोबोट की बात करें तो रोबोट जो मैनिपुलेटर होता है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 6 होता है। अगर फ्री स्पेस में, ओपन स्पेस में अगर आपका मैनिपुलेटर रखा हुआ है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 का मतलब क्या हुआ, 3 जो है उसका ट्रांसलेशन मोशन होगा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, रेखीय गति, यानी कि एक्स एक्सिस में प्लस और वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ये तो 3 रेखीय हो गया, और प्लस 3 रोटेशनल होता है। 3 रोटेशनल का मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट। तो 3 रेखीय हो गया और 3 रोटेशनल मोशन, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि 6 उसका मोशन, 6 टाइप का मोशन उसका हो सकता है। तो होप आप लोग को ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोबोट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का क्या रोल है, इसका क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये एक दूसरे से मतलब बहुत ही क्लोज टेक्नोलॉजी है, बहुत ही समीप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है। इन एन इंडस्ट्रियल कंटेक्स वी कैन डीन ऑटोमेशन एज अ टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटोमेशन क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कंसर्न विद द यूज़ ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इन द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन। तो ऑटोमेशन क्या है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ही। ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज़ करते हैं, और ताकि हम अपने प्रोडक्शन यानी उत्पादन को, प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें, साथ ही साथ उसको नियंत्रित कर सकें। तो ऑटोमेशन ये होता है। एग्जाम्पल इसकी, इस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र लाइन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल को पहुंचा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहे हैं। मैकेनाइज्ड असेंबली होती है, असेंबली मशीन्स जहाँ पे ऑटोमेटिकली मशीन्स में असेंबली हो रही है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी आपका ऑटोमेशन का ही पार्ट है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आप लोगों को। इट इज़ अप्लाइड
टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन टूल्स जैसे एनसी मशीन हो गया, रोबोट्स, तो ये सारे किसके ही एग्जांपल्स हैं? ऑटोमेशन के एग्जांपल्स हैं। तो चाहे आपका एनसी मशीन हो गया, चाहे सीएनसी मशीन हो गया, कैड हो गया, कैम हो गया, सब किसके अंडर में आता है? ऑटोमेशन के अंडर में ही आता है। और अकॉर्डिंग टू द रोबोटिक्स, अकॉर्डिंगली रोबोटिक्स इज़ द फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। तो रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स जो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक फॉर्म है, एक अवयव है कह सकते हैं, उसका एक रूप है। एग्जाम्पल्स जैसे रोबोटिक्स हो गया, कैड कैम, एफएमएस, सीआईएम्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑटोमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आपका स्पॉट वेल्डिंग मैनिपुलेटर है, जो कि स्पॉट स्पॉट पे वेल्डिंग करता है। ये स्पॉट वेल्डिंग रोबोट मैनिपुलेटर है। तो ये इस टाइप के बहुत सारे रोबोट्स बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ द रोबोट्स की। हिस्ट्री क्या है उसकी, इवोल्यूशन यानी कहाँ से आया रोबोट। तो हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन की बात अगर करें तो रोबोट वाज फर्स्ट अप्लाइड एज द टर्म ऑफ फॉर द आर्टिफिशियल ऑटोमेटा। तो और रोबोट को सबसे पहले अप्लाई किया गया था एज ए टर्म फॉर आर्टिफिशियल ऑटोमेटा, नाम दिया गया था 1920 में। प्ले आर यू आर, जो कि आर यू आर को प्ले करता है, जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया था। आर यू आर का मतलब रेसम्स यूनिवर्सल रोबोट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट वाज गिवन बाय द सीजेक राइटर कैरल कैपेक। तो सीजेक राइटर थे, सीजेक एक स्थान है, वहाँ के एक राइटर थे, कैरल कैपेक ने ही ये नाम दिया था। तो 1939 उसके बाद, ये तो सबसे पहले नाम दिया, बनाया नहीं था इन्होंने। 1939 में ह्यूमनॉइड रोबोट नोन एज इलेक्ट्रो वॉज डेब्यूटेड एट द 1939 न्यूयॉर्क वर्ड फेयर। तो न्यूयॉर्क वर्ड फेयर में 1939 में ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रो, सबसे पहले मार्केट में आया। एंड जो कि कितना उसका डिस्क्रिप्शन देखें तो दैट वाज 7 फीट टॉल, जो 7 फीट लंबा था, यानी जैसे ह्यूमन जैसा दिखने वाला, 7 फीट लंबा, यानी कि 2.1 मीटर। एंड उसका वेट कितना था? 265 पाउंड्स, दैट मीन्स 120 केजी का। इट कुड वॉक, ये जो ह्यूमन लाइक रोबोट आया 1939 में, ये वॉक कर सकता था, टहल सकता था बाय वॉइस कमांड, यानी कि आवाज़ से हम बोलेंगे तो वो चलने लगे। और स्पीक अबाउट 700 वर्ड्स, और 700 वर्ड्स बोल सकता था एट द यूजिंग 78 आरपीएम रिकॉर्ड प्लेयर। उसमें 78 रिवोल्यूशन पर मिनट का रिकॉर्ड प्लेयर लगा होगा, जो 700 वर्ड्स बोल सकता था। एंड दैट कैन ऑल्सो स्मोक सिगरेट्स, ब्लो अप बलून्स, बलून को भी फुला सकता था ये इलेक्ट्रो रोबोट जो था। और मूव इट्स हेड एंड आर्म्स, अपना सर और आर्म यानी कि हाथों को हिला सकता था, मूव कर सकता था, जो ये रोबोट 1939 में बना था। तो वही देख सकते हैं, सबसे पहले मैनिपुलेटर इस टाइम के रोबोट्स का इजाद हुआ, फिर धीरे धीरे ह्यूमन लाइक रोबोट का इजाद हो रहा है। और आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क चल रहा है कि जैसे मनुष्य सोचता है वैसे ही रोबोट सोचें, तो उस पर भी वर्क चल रहा है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 3 लॉज ऑफ द रोबोटिक्स, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लॉज के बारे में पढ़ेंगे। 3 लॉ होते हैं, 3 नियम होते हैं रोबोटिक्स के। तो एसिमो प्रपोज 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो एसिमो साइंटिस्ट ने 3 लॉ ऑफ रोबोटिक्स दिया था, और उसके बाद 3 लॉ देने के बाद एक और लॉ ऐड किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ यानी कि लॉ जीरो क्या कहता है? अ रोबोट में नॉट इंजर ह्यूमैनिटी और थ्रो इन एक्शन अलाउ ह्यूमैनिटी कम टू हार्म। इसका क्या मतलब हुआ? रोबोट क्या है? मे नॉट इंजर ह्यूमैनिटी, यानी कि मनुष्य को इंजर नहीं करेगा रोबोट, थ्रो इन एक्शन एंड अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम टू हार्म, और ना ही वो ह्यूमैनिटी को अलाउ करेगा कि वो आके हार्म पहुंचाए। एंड लॉ 2 क्या कहता है रोबोट का? कि लॉ 1 क्या कहता है, जो पहले आया था? लॉ 1 कहता है आ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रो इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम हार्म अनलेस दिस वुड वायलेट अ हायर ऑर्डर लॉ। तो लॉ 1 क्या कहता है? रोबोट हार्म नहीं पहुंचाएगा ह्यूमन बीइंग को, और कोई भी एक्शन में, इन एक्शन में, और साथ ही साथ इट अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म, ये ह्यूमन बीइंग को अलाउ करेगा कि वो आके हार्म पहुंचाए।
और साथ ही साथ अनलेस दिस वुड वायलेट अ हायर ऑर्डर लॉ, और ये तभी तक लॉ 1 एप्लीकेबल होगा जब तक कि लॉ 2 और लॉ 3 वायलेट ना हो। उसको वायलेट का मतलब क्या होता है, तोड़ा ना जा सके, लॉ 2 और लॉ 3। लॉ 2 क्या कहता है रोबोट का, अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय ह्यूमन बींग्स। तो रोबोट को सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे जो भी ह्यूमन बींग उसको देगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द हायर लॉ। और उसमें क्या चीज़ नहीं होगा कि वो सारे ऑर्डर तो मानेगा लेकिन साथ ही साथ लॉ 3 को भी फॉलो करेगा, लॉ 3 को तोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि लॉ 3 तोड़ के वो ऑर्डर को माने। लॉ 3 पढ़ना पड़ेगा। लॉ 3 क्या कहता है, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, अपने आप को बचाएगा, अपने एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा, एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, एंड डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द हायर ऑर्डर लॉ, और साथ ही साथ हायर ऑर्डर लॉ को कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगा, उसको भी नहीं तोड़ेगा। तो ये आपके 3 लॉ हैं, और लॉ 0 बाद में ऐड हुआ है कि रोबोट में नॉट इंजर ह्यूमैनिटी और थ्रो इन एक्शन। लॉ 0 और लॉ 1 एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट लॉ 1 में क्या आ गया कि ये वॉल्यूट नहीं करेगा हायर ऑर्डर लॉ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स को हम देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि पहला लॉ क्या कह रहा है, रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग का, आदमियों का दोस्त होगा और ये उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा, उसको नुकसान नहीं करेगा। एंड इट डज नॉट अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म अनलेस इट वुड वॉल्यूट द हायर ऑर्डर लॉ। फिर लॉ 2 क्या कहता है, और रोबोट मस्ट ऑर्डर, यानी कि ये आदमी इसको ऑर्डर दे रहा है तो सारे ऑर्डर को फॉलो करेगा, और साथ ही साथ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेगा किसी भी चीज़ से, ह्यूमन एनवायरनमेंट से, जैसे बारिश हो रही है तो अपने आप को बचा रहा है। तो इस तरीके से ये 3 लॉ हैं जो बेसिक लॉ हैं। तो लॉस अगर आते हैं तो आप 3 लॉ भी लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो होप आप लोग को समझ में आ गया, और ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके जो हिस्ट्री है जनरेशन्स ऑफ रोबोट, कि कैसे कैसे रोबोट का जनरेशन हुआ। उसको हम 5 चरणों में बांटते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जैसे कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन है, उस तरीके से हम जनरेशन में पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो, होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बिग थम्स अप दें, और कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें, क्योंकि हो में भी ऐसा भी हो सकता है, स्थिति ऐसी है कि एग्जामिनेशन आपके में भी कैंसिल हो, बस फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो, तो इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पे आपका नंबर सेमेस्टर एग्ज़ाम में मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग जो भी असाइनमेंट्स और जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करें। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।